कल के वीडियो में मैंने आपको संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था का अर्थ सीधे सीधे तौर पर शासन व्यवस्था का दो रूपों में संचालन, एक संघ के रूप में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और दूसरा राज्य के रूप में यानी प्रांतीय सरकार यानी कि राज्य सरकार। सरकारें दो स्तरों पर चलती हैं संघीय व्यवस्था में और दोनों ही स्तरों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाता है, शक्तियों का वर्गीकरण हो जाता है। दोनों ही सरकारें अपने अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। यहाँ प्रांतीय सरकार संघ सरकार के अधीन नहीं होती। और इसी प्रकरण के संदर्भ में मैंने आपको संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख किया था, जिसमें मैंने भारत के संघीय व्यवस्था में मैं आपको शक्तियों का वर्गीकरण बताया था, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का उल्लेख किया था, स्टेट में गवर्नर के एक पोस्ट जो होती है उसका मैंने उल्लेख किया था, एक ही संविधान उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था, एकल नागरिकता उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था। लेकिन हमारा जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के लक्षण है और ये एकात्मक व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमें एकात्मक सिद्ध करते हैं। देखिए, एकात्मक और संघात्मक में अंतर है। संघात्मक है मिलकर और एकात्मक है अकेले, यानी कि सर्वे सर्वा जहां केंद्र सरकार हो और शेष अधीनस्थ इकाइयां उसके अधीन होकर के कार्य करें, वो व्यवस्था है एकात्मक। और भारतीय जो व्यवस्था है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। एकात्मक व्यवस्था कैसे है? देखिए, एक ही संविधान हमारे देश में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है, यानी संघ सरकार और राज्य सरकार सभी एक ही संविधान से अपनी प्रेरणा लेती है और उसी की मर्यादाओं के अनुरूप आचरण करती हैं और नियमों का निर्माण करती हैं। दूसरा, एकल नागरिकता। ये दूसरा विशेषता है इस एकात्मक व्यवस्था की, एकल नागरिकता है। भारतीय जो संघीय स्ट्रक्चर है उसमें एकल नागरिकता को आत्मसात किया गया है, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो भूभाग है और उस पर जो निवासी हैं, जो नागरिक जो उसमें जो नागरिक हैं जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उन सबकी केवल एक ही पहचान है कि वो सब भारतीय हैं। राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, केवल और केवल संघ की ही नागरिकता, भारतीय होने की नागरिकता दी गई। तीसरा, राज्यों का पुनर्गठन। ये तीसरी विशेषता है। हमारे देश में राज्यों के पुनर्गठन करना हो, राज्यों का सीमांकन करना हो, राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो, ये सारे ही अधिकार देश की संसद के पास है, संघ सरकार के पास है। संघ सरकार बिना किसी राज्य की स्वीकृति लिए किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन भी कर सकती है बिना राज्य की स्वीकृति के। तो ये स्पेशल जो अधिकार है वो संघ सरकार के पास है, इसलिए इसका एकात्मक स्वरूप नजर आता है। चौथा, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था जो है वो एकीकृत है, यानी कि जो पिरामिड आकार की हमारी न्यायिक संरचना है जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हैं सभी न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को देश की समस्त निचली अदालतें, समस्त अधीनस्थ अदालतें फॉलो करेंगी। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है। यह भी हमें एकात्मक व्यवस्था के लक्षण के तौर पर प्रतीत होता है। चौथा, पांचवा है जो शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, उस शक्तियों का विभाजन जो हुआ है, उस शक्तियों का जो केंद्रीयकरण है, वो शक्तियों का केंद्रीकरण भी केंद्र के पक्ष में है। देखिए, हमारा जो संघीय मॉडल है वो हमारा संघीय मॉडल हमने कनाडा के संविधान
वर्गीकरण है वो केंद्र के पक्ष में है और हमारे यहाँ भी केंद्र के पक्ष में। कैसे केंद्र के पक्ष में कि 3 सूचियां जो विशेष रूप से आर्टिकल 246 टू 46 में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसमें पहली सूची है संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल किए गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है, संघ को है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, मूल संविधान में 66 विषय थे, उनके बारे में मैंने बताया था कि इन पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य को है। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत अगर संसद किसी स्थानीय सूची के राज्य सूची के विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो देश की संसद को प्राप्त होगा, संघ सरकार को प्राप्त हो जाएगा। तीसरा हमने बताया था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में कुल 52 सब्जेक्ट हैं, मूल संविधान में 47 विषय थे, तो इन 52 विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ही सरकारों के द्वारा किसी एक विषय पर कानून बनाया गया है और वो विरोधाभासी है तो अंतिम तौर पर कानून संघ सरकार का ही मान्य होता है। और आर्टिकल 248 में अवशिष्ट सूची दी गई है और अवशिष्ट सूची मैंने बताया था कि अवशिष्ट सूची में वे विषय हैं जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि हालांकि समस्त विषयों को अलग अलग निर्धारित कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई विषय भविष्य में वाद योग्य बनता है, कानून योग्य बनता है, तो उस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी केंद्र सरकार के पास होगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा, संघ सरकार के पास होगा। छठवां, आपातकाल। आपातकाल में देश एक यूनिट होगा। संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 252, 352, 356 और 360 ये आपातकालीन हमारे को पाबंद है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपात। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। 352 कब लागू होगा, यानी राष्ट्रीय आपात कब लागू होगा? देश का संविधान देश के राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात लगाने की मंजूरी देता है, इजाजत देता है। वो विशेष परिस्थितियां कब हैं? जब किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर हमला कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होने की प्रबल संभावना हो, या हमारी तीनों सेनाएं जल, थल, नभ, यानी कि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, तीनों सेनाओं के मध्य अगर सशस्त्र विद्रोह पैदा हो गया या देश में आंतरिक व्यवस्था खराब हो गई हो और देश के भीतर ही गृह युद्ध, होम वार जैसा सिचुएशन अगर पैदा हो गया हो, तो देश का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान देश 1 यूनिट होगा जिसका संचालन केवल और केवल संघ सरकार करेगी। आर्टिकल 356 क्या है? यह राज्य आपात है। यह देश के राष्ट्रपति को उस स्थिति में जब किसी राज्य में अथवा राज्य के किसी भाग में, जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया हो, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई हो, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था भंग हो गया हो, ऐसी स्थिति में उस राज्य के, जिस राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उस राज्य के संबंधित राज्यपाल के प्रतिवेदन पर देश का राष्ट्रपति 356 डिक्लेयर कर सकता है। उस राज्य में जिसमें 356 लागू होगा, जिसे हम आमतौर पर साधारण भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो उस राज्य में सत्ता का संचालन संघ सरकार के हाथों में होगा, हमारी केंद्र सरकार के हाथों में होगा। अब तक हमारे देश के इतिहास में अगर आपको बताऊं तो एबव 100 टाइम्स, 100 से भी ज्यादा बार हमारी संघीय सरकारों ने
356 356 का एक तरह से मैं कहूंगा दुरुपयोग किया है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 अनुच्छेद 360, जिसमें जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो गया हो, देश की वित्तीय साख को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आजाद हिंदुस्तान में 1947 से जब से हमने आजादी प्राप्त की है तब से लेकर के आज तक हमारे देश में एक भी बार आर्टिकल 360 360 का उपयोग नहीं किया गया है। कभी भी देश में वित्तीय संकट लागू नहीं किया गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमारी सिस्टम को, हमारी व्यवस्था को एकात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। एक ही संविधान, एकल नागरिकता, राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार केंद्र को, एकीकृत न्यायालय, न्याय व्यवस्था, शक्तियों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। आपातकाल के दौरान समस्त अधिकार संघ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इस प्रकार के जो इस बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे देश में संघीय मॉडल जो है उसमें एकात्मकता के भी लक्षण मौजूद हैं और संघीय व्यवस्था के भी लक्षण मौजूद हैं। बात करें अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों की, अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों को आजादी से लेकर अब तक हम अगर देखें तो इनको आप दो रूपों में देख सकते हैं। पहला काल 1952 से लेकर के 1969, मैं केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा कर रहा हूं। जब से हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हुआ है, निर्वाचित सरकार 1952 में जब पहली बार बनी केंद्र और राज्यों के बीच में, तब से लेकर के 1969 ये जो समय है, इस समय को हमारे इतिहास में एक तरह से कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कांग्रेस प्रणाली क्यों कहा जाता है? कि ये वो समय था जब केंद्र हो अथवा राज्य हो, सब जगह एक ही दल का प्रभुत्व था, एक ही दल की सरकार बनती थी और वो दल था कांग्रेस। उसकी सरकारें बनती थी, लिहाजा राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। जैसे मैं अगर संदर्भ में आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं तो आप समझेंगे कि आज देश में मोदी की गवर्नमेंट है ना, और मैक्सिमम स्टेट्स किसके अंडर में? भाजपा के अंडर में। ज्यादातर गवर्नमेंट किसके अंडर में? भाजपा के अंडर में। स्टेट गवर्नमेंट भी भाजपा की मैक्सिमम है और सेंटर में भी कौन है? मोदी। तो अब क्या किसी स्टेट का सीएम, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट मोदी के अगेंस्ट जाएगी? बीजेपी की जाएगी? नहीं जाएगी, बिकॉज बीजेपी की जो टोटल आइडियोलॉजी है, उसकी टोटल जो पावर है वो दो ही व्यक्तियों में केंद्रित हो गई है, अमित शाह में और नरेंद्र मोदी में। तो वही समय था 1952 से 1969 तक का जो समय था वो कांग्रेस प्रणाली थी, यानी कि स्टेट हो या सेंटर हो, सरकार किसकी होती थी? कांग्रेस की होती थी। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात अपनी नहीं रख पाती थी, यानी स्टेटों को कोई ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। एक दल का प्रभुत्व था। दूसरा 1969 से 1989 ये जो दौर था, ये भी इस दौर में भी मैक्सिमम गवर्नमेंट तो किसकी थी? कांग्रेस की थी। लेकिन ये वो समय था जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें बनने लगी थी। ये वो दौर आ गया 1969 के बाद में। कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु है, वहां कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई थी, कांग्रेस की स्थिति लगातार थोड़ा सा डाउनफॉल जा रही थी। इस दौरान 1975 में जब इमरजेंसी कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने लगाई थी तो उसका भी आलोचनात्मक असर देश में हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट को खोना पड़ा था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ज्यादातर स्टेटों में सत्ता परिवर्तन शुरू होने लगा था और इस दौरान
यानी आर्टिकल 356 का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, 1977 में जब उन्होंने बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और 9 राज्यों की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया 356 के तहत। और जब उसके कारण पूछा कि आपने 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि देश की जनता को आज कांग्रेस में भरोसा नहीं है, वो देश की जनता से अपना भरोसा खो चुकी है, इसलिए इन राज्य सरकारों को भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ये दुरुपयोग था। एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को देश का प्रधानमंत्री या देश की केंद्रीय सरकार बहुमत के नशे में अगर नष्ट करती है, तो वो ये संविधान की किसी भी एक उपाबंध का, अनुच्छेद का एक सीधा सा अतिक्रमण था, अनाक्रमण था। इसके विपरीत दूसरा उदाहरण क्या हुआ, फिर 1980 में बाइपोल हुए, उपचुनाव जब हुए, तो उपचुनावों में जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रिटर्न हो गई सेंटर में। इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने भी मोरारजी देसाई की तरह जिन स्टेटों में जनता की सरकार थी, जनता पार्टी की, उन सबको डिसमिस कर दिया 356 के तहत। और कारण क्या बताया? कारण वही बताया कि चूंकि सेंटर में जनता पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता को जनता पार्टी पर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है और इसलिए इन सरकारों को भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरा चरण जो है मैं बता रहा हूं 1989 के बाद। 1989 के बाद का जो दौर है वो गठबंधन की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति है, यानी कि ये वो दौर था जब राष्ट्रीय दलों की स्थिति कमजोर होने लगी थी, क्षेत्रीय छत्रपों का, रीजनल पार्टीज का बोलबाला बढ़ने लगा था, जिसके कारण से मिलीजुली सरकारों का, अलायंस गवर्नमेंट्स का लगातार प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। और इसका सबसे सकारात्मक असर यह हुआ कि राज्यों की भूमिका केंद्र में साफ साफ नजर आने लगी। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को नजरअंदाज करके वहां 356 का दुरुपयोग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर वह उस राज्य को डिसमिस करती थी, उस पार्टी को अगर डिसमिस करने का प्रयास करती थी, तो सेंटर में उसी पार्टी की बदौलत वह सत्ता में भी होती थी, इसलिए वो उसका दुरुपयोग नहीं कर पा रही थी। तो ये सकारात्मक प्रभाव इस गठबंधन की राजनीति का 1989 के बाद हुआ। यहां सबसे ज्यादा तीनों ही चरणों में जो सस्पेंस रहा वो रहा राज्यपाल की भूमिका को लेकर के। राज्यपाल की भूमिका को लेकर के, क्योंकि मैंने बताया था कि 356 का प्रयोग देश का राष्ट्रपति तब करता है जब संबंधित राज्य का राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करे कि राज्य में संवैधानिक संकट है, राज्य में सरकार काम नहीं कर पा रही है, कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, तो देश का राष्ट्रपति शासन अलाउड करता है। राज्यपाल की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भूमिका में क्या सुधार किया जा सकता है, उसके लिए 1983 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग गठित किया था। इस सरकारिया आयोग का काम राज्यपाल की भूमिका का ऑब्जर्वेशन करना था और उसमें सुधारात्मक प्रयास करने थे। इसके अलावा हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो एक प्रकार से अर्ध संघात्मक है, यानी कि पूर्ण रूप से संघात्मक भी नहीं है और पूर्ण रूप से एकात्मक भी नहीं है। हम अर्ध संघीय व्यवस्था के उदाहरण हैं। ग्रेनवेले ऑस्टिन ने इसको सहयोगी संघवाद कहा है और केसी वियर ने इसको अर्ध संघवाद कहा है। स्वयं हमारे जो प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने भी भारत को कठोर संघीय व्यवस्था मानने से साफ मना कर दिया था। ओके, समझ में आई? आप पुनः ध्यान दें कि केसी वेयर ने हमें अर्ध सहयोगी कहा है, अर्ध सहयोगी संघवाद कहा है। ग्रेनवेले ऑस्टिन ने इसको सहयोगी संघवाद कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसको कठोर संघीय संविधान व्यवस्था मानने से इनकार कर दिया है। तो ये आपका संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व थे। ये आपका सेकंड चैप्टर था। धन्यवाद।